नमस्ते फ्रेंड्स, आइए आज हम फिर चर्चा करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? हम 9th क्लास के लिए बात कर रहे थे स्टूडेंट्स। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? उसमें हमने पढ़ा था नाइन्थ क्लास के लिए चैप्टर हमारा 2 है। इस मैटर अराउंड अस प्योर। हम पॉइंट पढ़ रहे थे क्रिस्टलीकरण। इस विधि से ठोस पदार्थ को शुद्ध बोल दूं या पृथक किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो जो समुद्री जल है से नमक प्राप्त करना, ये एक एग्जाम्पल है इसका। क्रिस्टलीकरण का एग्जाम्पल है समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। इसमें स्टूडेंट्स क्या होता है कि क्रिस्टलीकरण सामान्य जो विधि है पृथक्करण की, वाष्पीकरण की, उससे साधारण विधि से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें हमें ठोस रूप में शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है, तो उसमें अन्य अशुद्धियाँ मिली हुई होने की संभावना बहुत कम होती है। क्रिस्टलीकरण जो विधि है उससे ही हम कॉपर सल्फेट को क्रिस्टल के रूप में प्राप्त किया था। ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया था, समझाया था। इसके जो अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो है समुद्री जल से नमक प्राप्त करना और अशुद्ध नमूने की जो फिटकरी है, फिटकरी जो अशुद्ध नमूने में, उसको पृथक करने के काम में क्रिस्टलीकरण विधि को काम में लिया जाता है। आजकल बड़े पैमाने पर तकनीकी विकास के साथ साथ विभिन्न संयंत्रों से अलग अलग प्रकार के पदार्थों को शुद्ध करने का काम किया जाता है। आगे देखिए कि एक हमने प्रयोग देखा होगा और मैंने उसका डायग्राम भी बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था कि हमारे गांव में या कस्बों में जो जल घर होता है उससे शुद्ध पानी हमारे घरों तक सप्लाई होता है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका जो डायग्राम मैंने आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था वो अच्छी तरह समझकर, उसकी क्रिया विधि को देखकर और उसको नामकरण के साथ अपनी फेयर नोटबुक में उसको बनाएं और उसे समझें। आगे हम पढ़ते हैं भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसके बारे में मैं थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। हम आज भौतिक एवं फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल और एंड केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं। सपोज आपने पानी और पानी को गर्म किया, गर्म करने से वो भाप बन गया, वाष्प बन गया,
यानी वो गैसीय रूप में परिवर्तित हो गया। और जो पानी था तब क्या था? द्रव था। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला है तो उसे अपन भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जब पानी गैस में बदला तो उसका रासायनिक संगठन नहीं बदला। जल के एक अणु को हम H2O से लिखते हैं, तो वाष्प में भी जब एक अणु था तो भी वो H2O ही था, यानी इसका रासायनिक संगठन है वो परिवर्तित नहीं होता है, केवल अवस्थाएं बदलती है। जब रासायनिक संगठन किसी भी पदार्थ का नहीं बदलता है ये चेंज न होकर केवल फिजिकल चेंज होता है, केवल अवस्थाएं बदलती है, रंग बदलता है, आकार बदलता है, तब उन्हें हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमने पानी को एक गिलास से कटोरी में डाला, कटोरी से प्याले में डाला, वापस गिलास में डाला, ये भौतिक परिवर्तन है। पानी को गर्म किया, वाष्प बन गया, पानी को ठंडा किया, बर्फ बन गई, ये सब भौतिक परिवर्तन है। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये केमिकल चेंजेस नहीं है। केमिकल चेंजेस क्या होते हैं? उनमें अवस्था बदले या नहीं बदले, बट उनके संगठन जरूर बदल जाते हैं, और यदि संगठन बदलते हैं तो उनकी अवस्थाओं में भी प्रभाव पड़ता है। जैसे क्या होता है कि जब हम जल के अंदर सिंपल सा हम काम करें, यदि जल के अंदर हम विद्युत धारा का प्रवाह करें, चलो इससे पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप क्या करें कि हम पानी को देखें और जो ऑयल है, तेल है खाने का, ये दोनों अवस्था में समान दिखते हैं, दोनों ही तरल है, दोनों ही द्रव अवस्था में है, परंतु इनके जो रासायनिक गुण हैं वो अलग अलग है, इनका रासायनिक संगठन अलग अलग है। जब हम इन दोनों को जलाते हैं तो सामान्य अवस्था में पानी आग बुझाने का काम करता है, जब इसको डालें तो आग बढ़ती है। ये इनका क्या है? रासायनिक गुण, भौतिक गुण नहीं है। ये पानी और तेल का क्या है? रासायनिक गुण है। बहुत ही शानदार एग्जांपल यदि मैं देता हूं आपको, तो मोमबत्ती को आपने जलते हुए देखा होगा। मोमबत्ती जलती है तब भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन एक साथ होते हैं। भौतिक तो क्या था कि मोमबत्ती ऐसी थी, ठीक है, पिघल रही थी, जलते जलते पिघल कर ऐसे हो गई, ऐसे आ गया सारा। ये तो हुआ फिजिकल चेंजेस। बट इसमें क्या हुआ कि जब मोमबत्ती थी तब उस समय उसमें जो ऑयल की मात्रा थी वो ऑयल की मात्रा इसमें कम हो जाती है। वो ऑयल उस आग को प्रज्वलित करने में या जो रोशनी पैदा करने में या उसमें ऊर्जा बनाने में काम में आ गया और रासायनिक परिवर्तन के द्वारा वो अदृश्य हो गया। परंतु ये जो मोम यहाँ बसती है वो मोम इसके इक्वल भी नहीं होती है। जितना वेट इसका है उसके इक्वल भी वेट इसका नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें जो अन्य पदार्थ थे मोम के अलावा वो पदार्थ उसमें ऊर्जा प्रदान करने में परिवर्तित हो गए, यानी उष्मा में परिवर्तित हो गए, यानी वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ और इस तरह की शेप थी इस तरह की हो जाती है, वहां पर भौतिक परिवर्तन भी होता है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं इस पे। तो यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं।
यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर एक बार आपको बता दूं, आपको फेयर नोट करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखें सभी, बुक आपके पास भी होगी। फर्स्ट है कि पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अंतर होता है। तो जिन पदार्थों के क्वथनांक में 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक का डिफरेंस होता है उन्हें हम आसवन विधि द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा इन्हें पृथक करते हैं। तो आप लिखेंगे इन्हें हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पृथक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम हैं, हमें लिखने। दही से मक्खन बनना, वो है अपकेंद्रण विधि। दही से मक्खन बनाने की जो विधि है वो अपकेंद्रण विधि है। उसमें अपकेंद्रीय बल काम करता है घूर्णन के द्वारा। जब वो मिक्सी में घुमाया जाता है या फिर हम उसे मथनी से मथते हैं तो वहाँ अपकेंद्रण बल की सहायता से वो मक्खन के कण हल्के होने के कारण ऊपर आ जाते हैं और भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, और जिसे हम अलग कर लेते हैं, इसे अपकेंद्रण विधि कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, समुद्री जल से नमक को पृथक करना क्रिस्टलीकरण के द्वारा होता है, जो आपको अभी मैंने बताया था। थर्ड है, नमक से कपूर। कपूर क्या कि गर्म करते ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जब कोई पदार्थ ठोस से सीधा गैस और गैस से सीधा ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है बीच में द्रव अवस्था को प्राप्त किए बिना, तो इस विधि को ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो नमक और कपूर को अलग करने की विधि है ऊर्ध्वपातन। फिर कह रहा है, क्रिस्टलीकरण विधि को किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था इस विधि से ठोस पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। ठोस पदार्थों जैसे अब हमने अभी कॉपर सल्फेट की बात की थी और नमक की बात की थी, तो यहाँ पर ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि को प्रयोग में ला सकते हैं। ये हो गए 3 प्रश्न थे, 3 क्वेश्चन थे, उनके आंसर मैंने आपको बता दी। ये आपको फेयर नोटबुक में अच्छी तरह से करना है। आंसर आपको नहीं आए तो फिर मेरे से आप कॉल करें, बात करें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और एक क्वेश्चन और है, वो है कि निम्न को रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, इसके आंसर मैं सबको बता देता हूं और आप अपनी फेयर नोटबुक में करें। फर्स्ट है, पेड़ों का काटना भौतिक परिवर्तन है, आपको पता है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना भी एक भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब नमी यानी जब H2O और जब जल की बूंदे नमी या H2O जब Fe से क्रिया करती है तो Fe2O बनता है, जो फेरस ऑक्साइड बनता है। उस फेरस ऑक्साइड के कारण हमें वहां पर जंग यानी वो काला काला सा और लाल और काले रंग का, गहरे रंग का हमें दिखाई देता है, वो फेरस ऑक्साइड के कारण होता है। वहां पर रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे देखिए, जल का उबलकर वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित करना, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था अभी, जब हम विद्युत तरंग को जल में प्रवाहित करते हैं तो वह जल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि वहां पर जो H2O मैंने बताया जल का जो संगठन होता है वो बदल जाता है। जब संगठन बदलता है किसी भी पदार्थ का तब वहां रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे देखिए, जल में साधारण नमक का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, एक फिजिकल चेंजेज है। और फलों से सलाद बनाना भी एक भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना, ये जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, ध्यान रखिए। जलना, किसी पदार्थ का जलना एक केमिकल चेंजेज होता है, न कि फिजिकल चेंजेज होता है। नेक्स्ट है, अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण में अलग करने का प्रयत्न कीजिए, यानी आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है जो आप कर सकते हो। शुद्ध पदार्थों से के क्या प्रकार होते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि पदार्थ में हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसे परमाणु हमने कहा था। अब हम यहां देखते हैं कि तत्व, विभिन्न प्रकार के तत्व, अभी तक 100 से अधिक तत्वों की खोज की जा चुकी है। उनमें से 92 नेचुरल हैं और बाकी सारे मानव निर्मित हैं। इनमें से 11 हैं वो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में रहते हैं, 2 हैं ब्रोमीन और
पारा वो कमरे के तापमान पर लिक्विड द्रव अवस्था में रहते हैं, और 2 ऐसे हैं जो कमरे के तापमान से थोड़ा सा, कमरे का तापमान कितना होता है 273 प्लस 30, 273 प्लस 30 हम करेंगे तो 303 केल्विन में परिवर्तित हो जाता है। यानी हम इसको यहाँ पर देखें कि कमरे का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और 303 केल्विन होता है। 2 तत्व ऐसे बताए मैंने आपको कि जो गैलियम और सीजियम, ये कमरे के ताप से थोड़ा सा अधिक ताप देने पर ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे तत्वों की। सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में तत्व शब्द का प्रयोग किया था। रॉबर्ट बॉयल ने 1661 में तत्व सोलह सौ 61 में तत्व शब्द का प्रयोग किया। स्टूडेंट्स ये सन भी याद रखें और इस वैज्ञानिक का नाम भी आप याद रखें। इसके बाद क्या हुआ कि एंटोनी लॉरेंट एंड एक दूसरा साइंटिस्ट था लवाइजिए, दोनों ये फ्रांस के थे, एंटोनी लॉरेंट और लवाइजिए। ये फ्रांस के 2 रसायनज्ञ थे जिन्होंने स्टूडेंट्स 43 से 1794 तक इन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा, इन्होंने सबसे पहले तत्व की परिभाषा प्रयोग में ली थी 1743 से 1794 के मध्य। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिन्हें रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी इसकी परिभाषा जो थी वो ये थी कि तत्व वह पदार्थ है, पदार्थ का तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा और अधिक सरल, देखिए बोर्ड पे, और अधिक
सरल पदार्थों में नहीं बदला जा सकता। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा और अधिक सरल पदार्थों में नहीं बदला जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।